स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट नंबर 2 की। देखिए ये जो मॉडल पेपर है वो फर्स्ट टर्म का मॉडल सेट नंबर 2 है, यानी कि जो शर्मा गेस्ट पेपर अभी आया है उसी से मैं बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहला प्रश्न की। देखिए जो टर्म 1 का जो मॉडल पेपर है ये है, और टर्म 1 टर्म 2 दोनों ही लेने वाला है, इसलिए मैं फिर से टर्म 1 का बना रहा हूँ। तो चलिए मैं बात कर देता हूँ शर्मा गेस्ट से आपका जो इस प्रकार से मॉडल छापा हुआ है उसको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए आपका जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए और यहाँ उत्तर देना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ 1 से लेकर 4 तक उत्तर देना है इस गद्यांश से। देखिए हम लोग पहला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य पशु से किस प्रकार से भिन्न है, यानी कि जो हम मनुष्य हैं हम लोग पशु से यानी कि जानवरों से किस तरह अलग है। ठीक है, खान पान के आधार पर। ठीक है, उसका बाद दूसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निद्रा के आधार पर मनुष्य में दूसरे के प्रति संवेदना है या तो इनमें से सभी। देखिए मनुष्य जो है वो पशु से मनुष्य में दूसरे के प्रति संवेदना है, जो कि पशु में नहीं है। यानी कि अगर बात किया जा सकती तो इनमें से सभी के सभी हो जाएंगे, निद्रा के आधार पर भी, खान पान के आधार पर भी, और मनुष्य में दूसरे के प्रति संवेदना भी है। तो ये रह जाता है आपका पहला प्रश्न। अब बात कर लेते हैं आपका दूसरा प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य किसे अपना आदर्श नहीं मानता। मनुष्य जो है किसे अपना आदर्श नहीं मानता, वो नहीं मानता झगड़ा टंटा को। देखिए यहाँ पे आपको झगड़ा टंटा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न रह जाता है। अब बात कर लेते हैं हम तीसरा प्रश्न की। देखिए प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि सब धर्मों का सामान्य अर्थ क्या है। जो सब धर्मों का सामान्य अर्थ है वो क्या है, वो है आपका एक आपका सत्य और अक्रोध, दोनों ही हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं। जब आपका ऑप्शन नंबर 2 3 दिखाई दे रहा है सत्य और अक्रोध, आपका सही उत्तर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न की। देखिए चौथा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य किस आधार पर पशु से श्रेष्ठ है, यानी कि जो मनुष्य है पशु से यानी कि जानवर से किस प्रकार से श्रेष्ठ है। वह देख लेते हैं क्या है कि मनुष्य में संयम है। दूसरा क्या है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। मनुष्य में त्याग है। तो इन सभी के सभी हो जाएंगे। जो ये जो बताया गया कि मनुष्य में संयम है, त्याग है, दूसरे के प्रति सुख दुख में संवेदना है, तो पशु में ये सब नहीं होते हैं, इसलिए इन सभी से श्रेष्ठ है पशु से मनुष्य। क्लियर। बात कर लेते हैं पांचवा प्रश्न की। देखिए प्रश्न जो आपका पांचवा है 5 से लेकर 8 तक का उत्तर इसको आपको पढ़ के देना है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी पढ़ने से फिर थोड़ा टाइम हमको लगने वाला है, तो मैं डायरेक्ट आपका आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप देख लेते हैं पांचवा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कवि के जीवन से क्या समाप्त हो गया है। जो कवि है उनके जीवन से क्या समाप्त हो गया, तो उनके जीवन से प्रेम समाप्त हो गया। जब इसको आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, कवि का जो जीवन है उसे प्रेम समाप्त हो गया, ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आपका छठा प्रश्न की। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि कवि अपनी तुलना किससे करता है। जो कवि है ना अपना जो तुलना करता है आम की सूखी डालियों से करता है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 दिखाई देगा, ये आपका सही उत्तर हो जाता है। जो कवि है अपना तुलना आम की सूखी डालियों से करता है। चलिए सातवां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न बोला जा रहा है कि कवि का जीवन कैसा हो गया। कवि का जो जीवन है निरर्थक वाक्य की तरह हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग आठवां प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए आठवां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से किसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है। देखिए जो अनुप्रास अलंकार है वो नहीं पूछा जा रहा है, किसमें नहीं है। देखिए स्नेह निर्झर है ना, इसमें नहीं है। आपका जो ऑप्शन नंबर आपका जो 4 दिख रहा है स्नेह निर्झर, ये आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग बात कर सकते हैं 9वां प्रश्न की। देखिए आपका जो 9वां प्रश्न पूछा जाएगा अभिव्यक्ति व माध्यम से, यानी कि 9 से लेकर 18 तक का उत्तर आपको यहाँ पर देना है। देखिए आपका जो ये जो है ना 9 से 18 तक का जो भी बीच में रहेंगे तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो आना ही आना है तय है। तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, बुक से तो कीजिएगा ही, प्लस ये लोग को भी अपनी साइड से कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है पहला प्रश्न की। देखिए अगर हम 9वां प्रश्न की बात किया जा सकता है तो आपको जो 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि संचार प्रक्रिया में आने वाले, ठीक है, बाधाओं को कहा जाता है। जो संचार प्रक्रिया है इसमें जो आता है बाधा, आता है बाधा, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नॉइज, जिसको हम लोग शोर भी बोलते हैं। ऑप्शन में जो आपको 4 दिखाई दे रहा ये आपका सही उत्तर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 10वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है कि सबसे जो आधुनिक प्रकार है वो क्या है, वो है जनसंचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको 3 दिखाई दे रहा होगा जनसंचार, ये आधुनिक प्रकार है संचार का। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं 11वां प्रश्न की। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके का क्या कहते हैं। जो संचार प्रक्रिया है इसमें जो मदद करता है
तो उसे क्या कहते हैं, उसे लोग संचार माध्यम कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपको 2 दिखाई दे रहा है संचार माध्यम आपका सही उत्तर हो जाता है। अब हम लोग अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है। तो जनसंचार माध्यम का प्रचलित रूप नहीं है वो है टेलीग्राम। ठीक है, जो आपका ऑप्शन में 4 दिखाई दे रहा है टेलीग्राम बहुत कुछ कम जानते हैं, जैसे कि आपका रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये तो ज़्यादातर व्यक्ति जानते लेकिन टेलीग्राम बहुत कम आदमी जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका 12वां प्रश्न समाप्त होता है। अब देख लेते हैं 13वां प्रश्न को। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि बंगाल गज़ट के संपादक का क्या नाम था। ठीक है, जो बंगाल गज़ट है इसके संपादक के नाम क्या था। देखिए यही प्रश्न मैंने छोड़ा था आप लोग की सेट 1 में। ठीक, तो जो इनका संपादक थे वो जेम्स ऑगस्ट हिकी थे। ठीक है, जेम्स ऑगस्ट हिकी। ऑप्शन नंबर आपको ए दिखाई दे रहा है, आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए एक बच्चा ने मेरे कमेंट भी आंसर भी दिया था। चलिए अच्छा बात है, क्योंकि वो पढ़ता है उसके लिए जवाब दे दिया। आप लोग पढ़ेगा तो आप लोग भी दे दीजिएगा। क्लियर। अब बात कर लेते 14वां प्रश्न की। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उद्यन मार्तंड के संपादक कौन थे। देखिए जो उद्यन मार्तंड थे तो इनके संपादक कौन थे। जिस तरह से बंगाल गज़ट के संपादक हमारे जेम्स ऑगस्ट हिकी हुए, इसी प्रकार जो हमारा उद्यन मार्तंड है इसके संपादक कौन है। तो इनके संपादक अगर बात किया जा सकता है तो जुगल किशोर शुक्ल है। ठीक है, देखिए जुगल किशोर शुक्ल आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। अब बात कर लेते हैं 15वां प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा जा रहा है ऑल इंडिया रेडियो की विविध स्थापना कब हुई थी। देखिए जो ऑल इंडिया रेडियो है अगर विधिवत स्थापना अगर बात किया जा सकता है तो 1936 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको 2 दिखाई दे रहा है 1936 आपका सही उत्तर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 16वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि किस फिल्म को भारत में बनी पहली समांतर सिनेमा यानी कि कला फिल्म मानी जाती है। तो कला फिल्म किसे मानी जाती है वो भारत की बात की जा रही है। तो पहली भारत का समांतर फिल्म या तो फिर कला फिल्म मानी जाती है। तो वो जो फिल्म होगा फिल्म का नाम है पाथर पंचाली। ठीक है, पाथर पंचाली इसका अगर बात किया जा सकता है तो 1954-55 के समय इसका मतलब मूवी बना था। तो आपका पाथर पंचाली आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। अब बात कर लेते हैं आपका 17वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन फीचर का एक प्रकार नहीं है। देखिए फीचर का जो फन अगर यहाँ से बात किया जा सकता है प्रकार का तो नहीं है, वो नहीं है संपादक फीचर। यानी ऑप्शन नंबर आपको 4 दिखाई दे रहा है संपादक फीचर आपका सही उत्तर हो जाता है। अब इसी प्रकार हम लोग जो अभिव्यक्ति और माध्यम है उसका आखिरी प्रश्न है 18वां नंबर, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि संपादकीय पृष्ठ पर, ठीक है, समसामयिक घटनाओं का आधारित छपे लेख को क्या कहा जाता है। तो जो कहा जाता है संपादकीय कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको 4 दिखाई दे रहा है संपादकीय। इसी प्रकार हमारा क्लियर होता है माध्यम अभिव्यक्ति और माध्यम वाला प्रश्न। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न जो 19वां नंबर है, ये आपका देख लेते हैं। आपको क्या करना है यहाँ से यहाँ तो फिर आपको पढ़ना है और फिर आपको उत्तर देना है। यहाँ आपको उत्तर देना है। चलिए तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, मैं उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूँ और थोड़ा समझाने का भी। तो देखिए आपका जो 19वां नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, ठीक है, किस पाठ से ली गई। ये जो पंक्ति है, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सिंचने को। तो ये जो है कहाँ से लिया गया, वो लिया गया है गीत गाने दो मुझे। ठीक है, जो गीत गाने दो कविता है यहाँ से लिया गया है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न आपका आते ही रहेगा। तो ये लिया गया है गीत गाने दो मुझे से। अब इसी प्रकार आपको 20वां प्रश्न की बात किया जा सकता है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर में कौन सा अलंकार है। देखिए भर गया है जहर खाकर संसार से, तो अलंकार अगर बात कह सकता है तो वो आपका अलंकार होगा उपमा अलंकार। ठीक, ये जो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है उपमा अलंकार आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं 21वां नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि प्रथा का परिवाचिक शब्द क्या है। प्रथा अगर बात किया जा सकता है तो प्रथा का परिभाषिक शब्द की अगर बात किया जाए तो प्रथा का मतलब होता है पृथ्वी, धरती। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको जो 4 दिख रहा है धरती हो जाता है आपका सही उत्तर। क्लियर। अब बात कर लेते हैं 22वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन क्रिया नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन क्रिया नहीं है।
तो क्रिया अगर नहीं है बात कह सकते तो ऑप्शन में आपको 2 दिखाई देगा, परिचय, ये आपका क्रिया नहीं है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं आपका 23वां प्रश्न की। देखिए जो 23वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। जो आपका ये जो 4 दिए हुए हैं ना, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। देखो रघुबर सहाय वसंत आया के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद सरोज स्मृति की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं देव सेना का, या तो फिर विष्णु खरे तोड़ो का। अगर देखिए जो ये चारों चारों है ना, ये थोड़ा आगे पीछे हैं, लेकिन जो सही उत्तर हो जाता है रघुबर सहाय जिनके लेखक है बसंत आया जो है ना, इनके लेखक है रघुबर सहाय। अगर मतलब जो जयशंकर प्रसाद है वो इसका लेखक नहीं है। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सूरज सरोज स्मृति का है, विष्णु खरे जी तो आपका यहाँ पर नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी का तो पता ही है, हमारा देवसेना का गीत है। इस प्रकार से है। और रघुबर सहाय का बसंत आया है, फिर रघुबर सहाय का तोड़ो है। इस प्रकार से आपका ये जो सही उत्तर की अगर बात किया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर आपका ए दिखाई दे रहा है, रघुबर सहाय जिसके लेखक मतलब बसंत आया के रचनाकार हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं 24वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक कम कविता के अनुसार आज़ादी के बाद देश में किस प्रकार का माहौल बन गया था। जो एक कम कविता है, इस कविता के अगर बात किया सकता है तो आज़ादी के बाद देश का माहौल किस तरह था। ठीक है, धोखाधड़ी का था, आपसी खिंचतान का था, नितांत स्वार्थ का था, या तो फिर इनमें से सभी। देखिए अगर बात किया जा सकता है तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर। जो आज़ादी के बाद का अगर समय के बाद किया जा सकता है, उस समय के माहौल का बात किया जा सकता है तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं 25वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि वसंत आया कविता में कवि अपनी किस मूल की बात करता है। जो वसंत आया कविता है, इस कविता में कवि अपनी किस भूल की बात करता है, क्या भूल की बात करता है वो आपको बताना है। तो कवि बात करते हैं वह ऋतु परिवर्तन को महसूस नहीं कर सकता। यानी कि जो हमारा ऋतु है, ऋतु कभी कभी पार हो जाता है, कब ठंडा आ जा रहा कब गर्मी आ रहा पता नहीं चल रहा। अब कैलेंडर के माध्यम से पता चलता है कि अब ये सब महीना है, वो सब महीना है। क्लियर। जैसे फागुन का महीना आता है तो किस प्रकार से गजब भी लगता है। गर्मी के मौसम में तो मतलब हर एक का मौसम आपको दिन में अगर कैलेंडर नहीं देखते तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है। लेकिन अभी क्या होता है कि किसी को पता ही नहीं रहता है, मोबाइल में पड़े हुए रहते हैं, डेट वगैरह देखते हैं कैलेंडर में, तब पता चलता है। तो वो इसीलिए अब कभी बोलते हैं कि अब मैंने जो ऋतु परिवर्तन है उसको महसूस नहीं कर पाया, यानी कि वो ऋतु परिवर्तन को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो चलिए 26वां प्रश्न की बात किया जा सकता है। तो आपका जो 26वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि साहित्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है। तो बात कह सकता है तो महाभारत के पौराणिक संदर्भों एवं पात्रों जो कवि हैं, एक कविता में सत्य कविता में जो इसको लिया गया है, तो महाभारत जो है इसके कुछ पात्रों को लेकर यहाँ पर समझाने के प्रयास किया है। अब बात कर लेते हैं आपका 27वां नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है कि गीत गाने दो मुझे कविता में कवि निराला ने कैसे समय का वर्णन किया है। तो जो कवि निराला साहब हैं गीत गाने दो कविता में कैसे समय की बात किया है, तो वो बात किए थे जब मनुष्य में जिजीविका खत्म हो जाती है, जब मनुष्य संघर्ष करते करते लोगों से होश उड़ जाते हैं, जब जीवन निराशा में भर जाते हैं, ये सभी। देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। समझ रहे ना, क्या बता रहे हैं कि जब मनुष्य में जिजीविका खत्म हो जाते हैं, फिर क्या है जब संघर्ष करते करते लोग हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा आपका जब जीवन निराश से भर जाता है, तो इन सभी समय का वर्णन क्या है कवि जी। क्लियर। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 28वां प्रश्न है और 28 से लेकर आपका 31वां प्रश्न का उत्तर यहाँ से पढ़ के आपको देना है। तो थोड़ा मैं आपको पढ़ के बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या है कि अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था। हमने थोड़ा सा ही पीछे महादेव देसाई मोटा सा लठ उठाते चले आ रहे थे। देखिए ये जो आपका है गांधी वाला जो है ना, गांधी जी नेहरू क्या क्या है उसी से लिया गया है। ठीक है, यासिर अराफत, तो वही वाला से आपका लिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका प्रश्न उत्तर की। देखिए आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है। तो ये जो पंक्ति लिया गया है गांधी नेहरू और यासिर अराफत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको 2 दिखाई दे रहा वहीं से लिया गया है, गांधी नेहरू और यासिर अराफत। ऑप्शन नंबर आपका सही 2 उत्तर हो जाता सही। अब अगला बात कर लेते हैं। प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था। ठीक है, यह कथन किसका है।
जो ये कभी यहाँ पे बता रहे हैं कि अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता, तो ये बता रहे हैं ये कथन किनका है, किसने कहा? तो ये जो बोल रहे हैं वो महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बापू जी बोल रहे हैं। ये कथन गांधी जी का है। क्लियर। अब अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जाए कि महादेव देसाई कौन थे? ठीक है, जो महादेव देसाई थे वो कौन थे? वो तो गांधी जी के निजी सचिव थे। कौन थे? जो गांधी जी है उनके निजी सचिव। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं, तो पूछा जा रहा है कि महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुना रहे थे? जो यादें सुना रहे थे, तो कहाँ से जुड़ी यादें सुना रहे थे? वो सुना रहे थे कोहाट एवं रावलपिंडी। ठीक है, कोहाट एवं रावलपिंडी की यादें सुना रहे थे। यानी कि ऑप्शन में आपको 3 दिखाई दे रहा होगा, ए कर दो, ये दोनों ही सही उत्तर हो जाता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं 32वां नंबर प्रश्न की। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस रचनाकार के नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय था? जो रामचंद्र शुक्ल थे उनके पिताजी को अच्छा लगता था, वो लगता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो आपको 4 दिखाई दे रहा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो आपका सही उत्तर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 33वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला, ठीक है, हमीरपुर से कहाँ हो गया था? जो लेखक हैं इनके पिताजी का जो तबादला होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान नौकरी की बात नहीं जाना पड़ता है, बस वही बना, तो वो हुआ था मिर्ज़ापुर। ठीक है, ट्रांसफ़र जिसको हम लोग कहेंगे, तो मिर्ज़ापुर में हुआ था तबादला। कहाँ कहाँ से हुआ था? हमीरपुर से। ये भी आप लोग याद रखिएगा, हमीरपुर से मिर्ज़ापुर हुआ था लेखक के पिताजी का। चलिए अब कर लेते हैं 34वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या है कि घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है? जो घड़ी बनाते हैं इसकी कला को क्या करते हैं? तो कहते हैं घड़ी साजी। ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिखाई दे रहा है, घड़ी साजी। घड़ी जो बनाते हैं उसे घड़ी साजी कहते हैं। अब 35वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि गांव वालों के अनुसार कैसा व्यक्ति संबंधिया का काम करता था? जो संबंधिया है वो कैसा व्यक्ति बनता था, या तो फिर कैसा व्यक्ति संबंधिया होता था गांव वाले के मुताबिक? देखिए क्या होता था, जो संबंधिया था कामचोर, निठल्ला, पेटू, ये सभी के सभी गांव वाले के नज़रिए में जो एक संबंधिया होता है, एक कामचोर होता है, निठल्ला होता है और पेटू भी होता है, गांव वालों के नज़रिया से एक संबंधिया इस प्रकार से होता है। लेकिन संबंधिया का बहुत अच्छा काम होता है, उस प्रकार से क्या कहता है संबंधिया, आप जो बोलेगा आपको एकदम हूबहू वही बात दूसरा किसी को सूचना दिया जाएगा, एकदम करके भी वो बताएगा उस प्रकार से। बहुत हार्ड होता है, सब ये नहीं कर पाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं 36वां प्रश्न की। देखिए 36वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गांधी, नेहरू और यासिर अराफत पाठ के दौरान कौन सा मुद्दा उसका उभर कर सामने आया? तो ये जो मुद्दा था राष्ट्रीयता का था, देश प्रेम का था, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री का था। तो अगर बात किया जा सकता है ना, तो ये सभी के सभी आपका सही उत्तर हो जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर को 4 दिखाई दे रहा है, ये सभी आपका सही उत्तर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 37वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपये इकट्ठा कर रहा था? देखिए जो सूरदास है ना, सूरदास के झोंपड़े आप लोग पढ़े होंगे, तो इस सूरदास जो है वो किस कार्य के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे? वो जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे वह गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहते थे। ये भी सही है, यानी कि वो गया जाकर अपना जो पूर्वज है उनका पिंडदान करना चाहते हैं। साथ ही मिठुआ का विवाह के लिए, और जो मिठुआ है उसका विवाह के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? कुआं बनवाने के लिए। यानी कि अगर देखा जा सकता है इन सभी के सभी कार्यों के लिए कहे थे, तो आपका सही उत्तर हो जाता है ये ऑप्शन नंबर, जब आपका 4 दिखाता है ये सभी आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक, इन सभी के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा था सूरदास। अगला प्रश्न आपका 38वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छुपी हुई थी? जो सुभागी थी वो सूरदास की झोपड़ी में क्यों छुपी हुई थी? तो क्यों छुपी थी वो आपको बताना है। क्या है ऑप्शन नंबर, जब आपको 2 दिखाई दे रहा है, देखिए अपने पति की मार से बचने के लिए। यानी कि उसका जो पति था उसके मार से बचने के लिए रात भर क्या हुआ, सुभागी सूरदास की झोपड़ी में छुपी हुई थी। अगला बात कर लेते हैं 39वां नंबर प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जगधर किसका खोंचा लगाता था? तो जगधर है वो किसका खोंचा लगाता था? वो मिठाई का लगाता था। ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार जो आपका सेकेंड मॉडल पेपर है इसका आज का अंतिम प्रश्न और 40वां नंबर है। देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? ये जो पार्ट है सूरदास की झोपड़ी, इसके अंत में सूरदास क्या निश्चित करता है? वो करता है क्या? पुनः झोपड़ी बनाना है। ठीक है, वो क्या बोलता है? पुनः झोपड़ी बनाएंगे, यानी कि फिर से झोपड़ी बनाएंगे। इस प्रकार से आपका जो सेकेंड जो मॉडल पेपर था वो क्लियर हो जाता है टर्म 1 का। तो चलिए अगर फिर से आपका किसी प्रकार समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप
आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल सके। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।